कंटिन्यू कर रहे हैं वीडियो। हमारा जो पिछला लेक्चर था वो सेल वॉल पे था, क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक था वो हम लोग पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। एक्चुअली प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को समझने के लिए बहुत सारे लोगों ने अपना अपना एक थ्योरी लिया, ठीक है। जैसे लिपोइडल थ्योरी की अगर हम बात करें तो वॉटन ने 1902 में दिया था। उसके बाद सैंडविच ने आया था और स्टैंडर्ड मॉडल दिया था डायगोन एंड डायगोन का, ठीक है। उसके बाद यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया गया। तो बहुत सारे लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को समझाने के लिए, उसको स्टडी करने के लिए बहुत सारे लोगों ने अपने अपने थ्योरीज दिए, बट वो थ्योरीज कहीं ना कहीं पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। जैसे कि लिपोइडल थ्योरी की अगर हम बात करें या फिर सैंडविच थ्योरी की या यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल की अगर हम बात करें जो रॉबर्टसन ने 1959 में दिया था, अगर हम उनकी बात करते हैं तो उन्होंने सब कुछ तो बताया, बट क्या है कि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी है उसके बारे में उन्होंने एक्सप्लेन ही नहीं किया उस मॉडल में। तो वो ड्रॉबैक था कि हम कह सकते हैं कि वो एक सही मॉडल नहीं था एक्सप्लेन करने का, ओके। हम सभी जानते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो प्लांट एज वेल एज एनिमल में अवेलेबल होते हैं। प्लांट का जो सेकेंड मेम्ब्रेन होता है वो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, बट एनिमल का जो आउटर लेयर होता है सेल का वो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। इज इट क्लियर और नॉट? ओके। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है एक्चुअल में ये सेमी सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन इसको बोला जाता है। सेमी सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। जब बहुत सारे साइंटिस्ट ने इनके बारे में स्टडी करना शुरू किया, इनका ऑब्जर्वेशन करना शुरू किया, तो उन्होंने देखा कि ऑब्जर्व है कि some particles and selectively particles are passes through that membrane, okay। तो इसका मतलब क्या है कि कुछ पार्टिकल्स ही या कुछ मॉलिक्यूल्स ही वो मेम्ब्रेन से पास हो रहे हैं और बाकी सब पार्टिकल्स जो है वो मेम्ब्रेन से पास ही नहीं हो रहे। व्हाट इज द रीजन? बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपना अपना मॉडल दिया, बट क्या है कि किसी ने एक्सप्लेन नहीं कर पाया पूरी तरह से, क्लियर। फिर सिंगर एंड निकोलसन ने एक मॉडल दिया जिसका नाम था फ्लूइड मोजाइक मॉडल। ये बहुत ही रिसेंटली अभी तक चल रहा है, इसके आगे अभी तक कोई थ्योरी नहीं है। ये मोर एक्सेप्टेबल कह सकते हैं कि दिस थ्योरी वाज मोर एक्सेप्टेबल, सो दैट्स व्हाई। तो अभी एक्सेप्ट किया गया यही थ्योरी है, ठीक है, अभी तक टिल नाउ फ्लूइड मोजाइक मॉडल। अब हम लोग फ्लूइड मोजाइक मॉडल के अकॉर्डिंग्स उसके अकॉर्डिंग्स पढ़ करके हम लोग पता लगा सकते हैं या फ्लूइड मोजाइक सिंगर एंड निकोलसन ने, हम ये दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि सिंगर एंड निकोलसन ने एक अलग तरीके से अपने मॉडल को दिखा करके या मॉडल के सहारे या मॉडल के मदद से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को समझने में, उसके बारे में जानने में हम लोगों को थोड़ा सा हेल्प की है। तो देखते हैं क्या है फ्लूइड मोजाइक मॉडल जो है। एक्चुअल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो आपका प्रोटीन आइसबर्ग, ये फ्लूइड मोजाइक मॉडल, इसका मतलब ही कुछ मीनिंग है। अगर आप इसके बारे में समझ गए तो आपको 10% तो ऐसे ही समझ में आ जाएगा, क्लियर है। देखिए किसी भी टॉपिक को समझने के लिए क्या है कि उसके बारे में समझना या वो क्या लिखा गया उसके बारे में समझना जरूरी है। ये जरूरी नहीं है कि आप सब चीज का डेफिनेशन याद करें। याद करना तो सही है, बट क्या है कि कहीं ना कहीं आपको उसको समझना पड़ेगा। अगर आप समझते नहीं हो तो आई थिंक इट इज नॉट बी गुड फॉर स्टडी अकॉर्डिंग टू मी, अदरवाइज। तो फ्लूइड मोजाइक मॉडल फ्लूइड जैसा ही दिख रहा है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत ही थिन होता है, बहुत ही थिन, कह सकते हैं 70 एंगस्ट्रॉम के अप्रॉक्स। तो इतने भी बहुत सारा थिन है, तो उसके बारे में स्टडी करना तो बहुत ही टफ होगा। जो जितना कम दिखाई देता है वो काफी ज्यादा हार्ड होता है ना, उसके बारे में स्टडी करना, क्योंकि वो नेक्सिबल है। तो फ्लूइड मोजाइक फैशन का है, एक पैटर्न है। मोजाइक का मतलब एक पैटर्न होता है। सपोज आप लोग फ्लोर देखते हो ना, जो मार्बल का जो फ्लोर होता है
ठीक है, तो उसमें छोटा छोटा दाना जैसा एक फ्लोर आता है आपका मार्बल कटा हुआ, है ना, तो वो जो छोटे छोटे बॉल्स जो होते हैं मार्बल में एम्बेडेड होते हैं, ठीक है, वो जैसा दिखता है उसी को बोलते हैं मोज़ेक फैशन। ये एक तरह का पैटर्न है, ठीक है। आप अगर जाओगे मार्बल खरीदने के लिए तो आप लोग बोलोगे कि मोज़ेक पैटर्न का अगर आपको मार्बल चाहिए जो फ्लोर पे लगाते हैं तो वो आपको दे देंगे, तो आप उसे पता कर सकते हो। बट मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ जो सिंगर निकोलसन ने भी की थी। आइसबर्ग मतलब एक समुद्र है, वहां पर अगर छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े अगर आपको देखने को मिल रहे हैं तो कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा था, कुछ इस तरह से मॉडल जो है बनाया गया था सिंगर निकोलसन के द्वारा। चलिए मैं थोड़ा सा एक और एग्जांपल देता हूँ। आप एक टब ले लो, उस टब में आइस क्यूब जो होते हैं वो बहुत सारे आइस क्यूब अगर आप उसमें डाल दो तो कुछ आइस क्यूब तैरता हुआ नजर आएगा, है ना, बर्फ का टुकड़ा पानी में जो तैरता हुआ नजर आएगा, स्विम करता हुआ, ठीक है। तो वो जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है, वो जो मॉडल आपको देखने को मिल रहा है, कुछ वैसा ही मॉडल जो है वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। क्लियर है? तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में कंपोनेंट्स जो है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो अवेलेबल है, जो उन्होंने ऑब्जर्व किया है बाय द हेल्प ऑफ सिंगर निकोलसन, तो उन्होंने सबसे पहले कंपोनेंट्स बताया फॉस्फोलिपिड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है। चलिए थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में हम देख लेते हैं। ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का स्ट्रक्चर है गिवन बाय द सिंगर निकोलसन एज वी नो दैट 1973। ओके, सो नथिंग टू वरी अबाउट दैट। बी पैशंस, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो ये आपका पोलर हेड, ये जो आप देख रहे हो इसको हम लोग बोलते हैं पोलर हेड, और ये है आपका पोलर टेल, ठीक है, ये आपका पोलर टेल आता है। ये पूरा जो है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का आता है, ठीक है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम कंपोनेंट्स जो है, जो सबसे ज्यादा कंपोनेंट जो है फॉस्फोबाइलिपिड्स होते हैं जो यहाँ पर अवेलेबल है। तो अब ये आपका है आपका टनल प्रोटीन। इसको ये जो दिख रहा है आपको, ये टनल प्रोटीन, ये पोर्स है, कुछ पोर्स है जिसके कारण गैसेस एक्सचेंज भी होते हैं और कुछ मटेरियल्स, है ना, जैसे कि हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में स्टडी किया था, ठीक है, हम लोगों ने ऑस्मोसिस के बारे में देखा था। तो ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन, इसमें बहुत सारे टॉपिक में ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर ये आपके माइंड में है तो ये ज्यादा बेहतर से समझ में आएगा, क्योंकि ये भी एक तरह का प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसा है, एक सेमी सिलेक्टिव मेम्ब्रेन, जो कि वो मेम्ब्रेन से पास होकर के फ्लूइड जा रहा है, तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहीं ना कहीं आएगा ही, जो आपको समझ में आएगा। ओके, तो ये पोर्स जो है, ये जो है आपके प्रोटीन्स है, क्लियर, और इसको हम लोग टनल प्रोटीन बोलते हैं। एक्चुअली बहुत सारे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स यहाँ पर अवेलेबल है, और ये आपका है ग्लाइकोप्रोटीन, जो ये एरो जैसा आपको दिख रहा है, ये लंबा लंबा ये जो दिख रहा है, ये आपका टनल प्रोटीन है, ठीक है। ये पेरिफेरल प्रोटीन है, इसको एक्सट्रिंसिक प्रोटीन बोलते हैं। ये आपका जो है वो आपका इंट्रिंसिक प्रोटीन है। ये जो आपको दिख रहा है आपको, ये आपका है इंट्रिंसिक प्रोटीन, ये इंट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है। कुछ जगह नहीं होने के कारण मैंने बना दिया। ये जो है ये आपका कोलेस्ट्रॉल है, थोड़ा सा मैंने बनाया है, क्लियर। अब इस मॉडल को देख करके आप समझ सकते हैं कि फॉस्फोलिपिड है, लिपिड भी होता है, कोलेस्ट्रॉल भी होता है, फैट भी होता है, यानी कि कुछ ऐसा बताया जा रहा है कि सिंगर निकोलसन ने ये ऑब्जर्व किया कि जो भी मॉलिक्यूल्स है, जो भी पार्टिकल या जो भी सब्सटेंस इस मॉडल में अवेलेबल होते हैं, इस मॉडल में जो अवेलेबल होते हैं, सिंगर निकोलसन, मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, कि ये सिर्फ सिंगर निकोलसन का एजम्पशन है, ये मॉडल सिर्फ तैयार किया गया है, ठीक है। तो ये जो मॉलिक्यूल्स या जो सब्सटेंस यहाँ पर अवेलेबल होते हैं, वो उन्हीं सब्सटेंस को अंदर आने की और बाहर जाने की इजाजत देता है, मतलब इन करना और आउट करना, एक्सपेल करना, वो आने की और अंदर जाने की इजाजत देता है। जैसे सबसे पहला आता है आपका फॉस्फोलिपिड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रोवाइड फ्लूइडिटी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये क्या करता है, जो फॉस्फोलिपिड है वो क्या करता है, फ्लूइडिटी इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि बहुत ही थीन मेम्ब्रेन होता है ये, और ऐसा जेली जैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब जब माइक्रोस्कोप से देखोगे, आपको सिंपल माइक्रोस्कोप से उतना अच्छा ऑब्जर्व नहीं होगा, आई थिंक आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप से दिख जाए, ओके। तो आप उस माइक्रोस्कोप से देखोगे, जनरली 3 टाइप्स का माइक्रोस्कोप होता है, आपको पता होगा, नहीं है तो मैं बता देता हूँ।
सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और एक होता है आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ओके, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप से या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी देख सकते हैं। तो फॉस्फोलिपिड जो है, ये आप जो फॉस्फोलिपिड आप देख रहे हैं, तो फॉस्फोलिपिड में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो प्रोवाइड है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है। फ्लूइडिटी कहने का मतलब फ्लूइड एक ऐसा मॉलिक्यूल है, जेली लाइक स्ट्रक्चर। आप ऐसा पूरा लिक्विड टाइप का फ्लूइड ना समझे, एक जेली का पतला सा परत या पतला सा लेयर जो है वो मेम्ब्रेन में बना हुआ है और कवर किया हुआ है, ठीक है। ये प्रोवाइड करवाता है आपका फॉस्फोलिपिड। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फ्लूइडिटी जो आ रहा है वो किसके कारण आ रहा है? फॉस्फोलिपिड के कारण आ रहा है ना। जो बना हुआ होता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से। किससे बना हुआ होता है? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। आई रिपीट, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, नॉट अ सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। विच आर लिक्विड इन नेचर, जो क्या होता है? लिक्विड इन नेचर होता है, मतलब हम पूरी तरह से लिक्विड नहीं कर सकते, एक जेली लाइक स्ट्रक्चर हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट आपका फॉस्फोलिपिड, दूसरा आपका है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल भी जो है वो कह सकते हैं कि कोलेस्ट्रॉल भी आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अवेलेबल होते हैं। ये आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाते हैं, या हम कह सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी जो दे रहा है, ठीक है। जो स्टेबिलिटी आपको मिल रहा है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो मिल रहा है वो कोलेस्ट्रॉल की हेल्प से मिल रहा है। किसके हेल्प से मिल रहा है? कोलेस्ट्रॉल के हेल्प से, ठीक है। बट यूकैरियोटिक सेल में आपको कोलेस्ट्रॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अवेलेबल होगा, जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है। स्टेबिलिटी कहने का मतलब वो एक मेम्ब्रेन जैसा या जेली लाइक स्ट्रक्चर जो बना रहा है, ठीक है, वो जो स्टैंड है, मतलब कवर किया हुआ एक लेयर जैसा जो बना रहा है, लेयर बना रहा है, ठीक है, वो कारण है आपका कोलेस्ट्रॉल। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि कोलेस्ट्रॉल तो है बट यूकैरियोटिक में है, प्रोकैरियोटिक में आपका कोलेस्ट्रॉल अवेलेबल नहीं होता है। कोलेस्ट्रॉल की जगह पे आपका एक मॉलिक्यूल्स है जिसका नाम है होपनॉइड्स। ये बहुत ही थोड़ा सा अटपटा है, याद तो करना है। होपनॉइड्स जो है वो इन स्पाइट ऑफ कोलेस्ट्रॉल, होपनॉइड्स आर प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। इट मींस दैट hoponoids is a chemical substance which are present in prokaryotic cell which provides stability, ये है prokaryotic cell, ओके ना। प्रोसेल मतलब prokaryotic cell। तो यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है उसका नाम है होपनॉइड्स। जैसे कि आपका यूकैरियोटिक सेल में कोलेस्ट्रॉल जो है स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है, उसी तरह से सेम कंडीशन में आपका होपनॉइड्स जो है वो आपका प्रोकैरियोटिक सेल में स्टेबिलिटी को प्रोवाइड करवाता है। ओके, कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट हम लोग प्रोटीन के बारे में देखते हैं। प्रोटीन जो है वो 2 टाइप का होता है, एक आपका इंट्रिंसिक प्रोटीन होता है और दूसरा होता है आपका एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। इंट्रिंसिक प्रोटीन जो होता है वो टाइटली बाइंडेड होता है, बाइंड किया हुआ रहता है फॉस्फोलिपिड के साथ, ठीक है, जो कि सब प्रोटीन ट्रैवल्स कंप्लीट थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। जो कुछ प्रोटीन जो है, इसमें से जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है बहुत सारे, इसमें से कुछ इंट्रिंसिक प्रोटीन जो है वो कंप्लीटली इम्बेडेड होते हैं, धंसे हुए होते हैं। यहाँ पर जिस तरह से आपको दिख रहा है ये, उसको हम लोग टनल प्रोटीन बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टनल प्रोटीन, ओके। और ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन जो है ये वाटर सॉल्युबल को ही पास करता है। जितना भी वाटर सॉल्युबल मटेरियल होगा, वो कहाँ से पास होगा? टनल प्रोटीन से ही पास होगा। ये टनल प्रोटीन से ही पास होगा, अदरवाइज नहीं होगा। कहीं यहाँ से चाहे पास करवाना है, यहाँ से चाहे पास करवाना तो नहीं पास होगा। इसको हम लोग बोलते हैं टनल प्रोटीन। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो है वो आउटर साइड, सेल मेम्ब्रेन के आउटर साइड होता है और बहुत ही फ्रीली होता है, आसानी से मूव कर सकता है, ठीक है, डिटैच हो सकता है। तो दीज आर अरेंज्ड ऑन द आउटर साइड, दे कैन सेपरेट इजीली। डिटैच करने का मतलब सेम चीज है, ठीक है, डिटैच बोलिए, सेपरेट इजीली बोलिए, बोथ आर सेम, नथिंग विल डिफरेंट बिटवीन देम। तो ये आसानी से क्या होता है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन सेपरेट हो सकते हैं, ओके ना। ये प्रोटीन जो है एंजाइमेटिक एक्टिविटीज को करता है, ये प्रोटीन एंजाइम के जैसा बिहेव करता है,
ठीक है, और ये एंजाइम के जैसा बिहेव करने की वजह से, ठीक है, ड्यू टू एंजाइमेटिक एक्टिविटी सम मटेरियल्स आर ट्रांसपोर्ट बाय द हेल्प ऑफ दिस प्रोटीन। मतलब कुछ मटेरियल्स जो है, यानी सपोज मान लीजिए प्रोटीन हो गया या कार्बोहाइड्रेट हो गया या अमीनो एसिड हो गया, कुछ अमीनो एसिड के कंपाउंड्स जो है वो अगर आप बना ले तो वो जो बनते हैं हमारे बॉडी में, बहुत सारे एक्टिविटीज है सेल के, ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं, आसानी से एक जगह से दूसरी जगह वो क्या कर सकते हैं, मूव करवा सकते हैं या बाहर से अंदर की ओर भेज सकते हैं। दिस प्रोटीन कैन मूव फ्रीली, आसानी से मूव कर सकता है। द सम प्रोटीन लाइक परमेज और ट्रांसलोकेज, ये अभी मैंने बोला ना एंजाइमेटिक एक्टिविटीज होता है, तो उसमें से मेनली बहुत सारे होते हैं, बट उसमें से मेनली परमेज और ट्रांसलोकेज दो ऐसे आपके एक्सट्रीनसिक प्रोटीन है जो एंजाइमेटिक एक्टिविटीज करते हैं, वो कैरियर के जैसा बिहेव करते हैं। कैसा बिहेव करते हैं? कैरियर के जैसा बिहेव करते हैं, जिससे की वजह से जो मटेरियल है वो ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं परमेज और ट्रांसलोकेज। तो इसके बाद हम देखते हैं कि फ्लूइड लॉजिक मेथड में जितने कंपोनेंट्स हम लोगों ने देखा, तो उसमें से लिपिड जो है वो 40% होता है, नेक्स्ट आपका प्रोटीन जो है वो 60% होता है, कार्बोहाइड्रेट जो है 1 से 2% होता है। अब कुछ छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, जैसे कि ग्लाइकोप्रोटीन के बारे में अगर हम बात करें या ग्लाइकोलिपिड के बारे में बात करें, तो ये आउटर सरफेस होता है, आउटर सरफेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो प्रेजेंट होते हैं वो आउटर सरफेस में होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, जो इन्वॉल्व करते हैं सेल टू सेल रिकॉग्निशन। मतलब ये सेल टू सेल रिकॉग्निशन मैकेनिज्म में हेल्प करते हैं, है ना। ये सेल टू सेल रिकॉग्निशन मैकेनिज्म है क्या? ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स जो है उनका काम है सेल टू सेल रिकॉग्निशन। अगर एग्जांपल जैसे कि फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो फर्टिलाइजेशन में जब स्पर्म और ओवा का जो फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, तो उसमें जो स्पर्म और ओवा जो फर्टिलाइज करता है, तो स्पर्म को कैसे पता चलता है, हाउ टू रिकॉग्नाइज दैट कि स्पर्म, हाउ टू रिकॉग्नाइज दैट कि देयर इज अ ओवा, इज इट ना। अगर आप कहीं बाहर जाते हो तो आप कैसे रिकॉग्नाइज करते हो? आप अपने ब्रेन से रिकॉग्नाइज करते हो। ठीक उसी तरह से वो जो स्पर्म जो है वो ओवा को रिकॉग्नाइज करने के लिए, उसमें वहां तो बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं, उनको कैसे पता कि सिर्फ वो ओवा है, ठीक है, तो उसको जानने के लिए, रिकॉग्नाइज करने के लिए, पहचानने के लिए ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड हेल्प करता है, जो कि प्रेजेंट होता है आपका स्पर्म में और सारे सेल में, लगभग क्या 100% सारे सेल्स में ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं। अब वो क्या करते हैं, सेल को रिकॉग्नाइज, पहचानने में हेल्प करते हैं। जैसे कि अभी आप, जैसे कि आपका पहले जो हमने बताया यानी फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में जो फ्यूजन होता है, फ्यूजन करने का मतलब मिलना है, यानी कि स्पर्म और जब ओवा जो फ्यूज करता है, तो फ्यूज करने से पहले वो पहचानता है एक दूसरे को कि हाँ वो एक स्पर्म है या वो एक ओवा है, क्लियर। तो वो रिकॉग्नाइजेशन जो प्रोसेस है, जो पहचानने का जो प्रोसेस है, वो आपको मिलता है ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के हेल्प से। नेक्स्ट है आपका एंटीजन, ब्लड एंटीजन। जो ब्लड एंटीजन हमारे बॉडी में बनता है, सब आज इसका बेस्ट एग्जांपल आपको कोरोना में देखने को मिलेगा, ठीक है। आज हम लोग जो कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन हो रहा है, तो हमारा जो ब्लड एंटीजन बन रहा है बॉडी में, वो कोरोना के जो बैक्टीरिया है, कोरोना का जो प्रोटीन है, जो आउटर कवरेज सेल का जो प्रोटीन है, ठीक है, वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है और इसी की वजह से वो उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहा है। अगर किसी भी सिम्टम्स को, जैसे कि सपोज मान लीजिए कि अगर किसी को फ्लू होता है या किसी को छोटा सा फीवर हो रहा है, ठीक है, सर्दी हो रहा है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की अगर हम बात ना करें, कोरोना की अगर हम बात ना करें, अगर किसी को सिंपल वायरल इन्फेक्शन हुआ है, वो वायरस को हमारा ब्लड एंटीजन जो है वो डेफिनेटली उसको रिकॉग्नाइज कर लेता है। रिकॉग्नाइज करना मतलब उसके बारे में जान लेना, उसको कैसे मारना है, उससे को कैसे ट्रीट करना है, इसके बारे में वो डेफिनेटली पता चल जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ कोरोना के केस में क्या हो रहा है कि जो ब्लड एंटीजन हमारे बॉडी में है पहले से अवेलेबल, वो क्या कर रहा है कि कोरोना की जो प्रोटीन सेल है, जो आउटर कवर का जो प्रोटीन सेल है, उसको क्या कर रहा है, वो रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पा रहा है, क्लियर था। तो रिकॉग्नाइजेशन करने का जो काम है वो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड तो करते ही हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे सेल के जो ये ऐसे वायरस या ऐसे आपके बैक्टीरिया जो होते हैं, कभी
जो बोलना है बोले, अगर वो है जो हमारे बॉडी में बाहर से अंदर इन कर जाते हैं, ठीक है, तो हमारा कभी कभी जो ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड जो है उसके हेल्प से हम लोग रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। लेकिन 90% 80% जो होता है हमारा जो इम्यून सिस्टम जिसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, वो क्या करता है, रिकॉग्नाइज कर देता है और उसके बाद उसको ट्रीट करता है। अगर वो हेल्पफुल है तो हमारे लिए बेहतर है, अगर नहीं है तो हमारा ब्लड एंटीजन उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। यहाँ पर 30 टाइप ऑफ एंजाइम्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 30 यानी 30 टाइप एटीपी बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है। ये क्या करता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट? हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट, बेसिक ट्रांसपोर्ट, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, ये सब चीज के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। चॉक नहीं है, ओके, सो दैट्स व्हाई ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, नॉट अभी हम प्राइम मिनिस्टर नहीं है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। सो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके बारे में हम लोग कल स्टडी करेंगे तो हम लोग को पता चलेगा व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, व्हाट डू यू मीन बाय बेसिक ट्रांसपोर्ट, व्हाट डू यू मीन बाय ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। सो बी करेक्ट एंड आई होप कि ये आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और डेफिनेटली बेल आइकन दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जो हमारा लेटेस्ट वीडियो अपडेट होगा। ठीक है, काफी मेहनत से मैं बनाता हूँ, गर्मी भी बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रहा है। क्लियर? सो दैट्स ऑल एंड मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, हाँ मैं कह सकता हूँ कि अभी थोड़ा सा आवाज का कुछ प्रॉब्लम चल रहा होगा क्योंकि बहुत सारा जहाँ पर मैं अभी जो लेक्चर ले रहा हूँ, ठीक है, वो काफी बड़ा हॉल है और बहुत ही मतलब कह सकता हूँ कि एकदम अकेला हूँ मैं, तो इसकी वजह से आवाज थोड़ा सा गूंजता है। तो आप क्लियरली अगर ध्यान से सुनेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा, डेफिनेटली समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। इतना भी खराब आवाज नहीं है कि आप लोगों को समझ में आए, बट आई होप कि इम्प्रूव करने की मैं कोशिश करूंगा। मुझे इस लॉकडाउन में ना ही कोई बोर्ड मिल रहा है नहीं और कुछ, बट फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ तक की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को समझाने की। स्पेशली क्लास 9 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और अगर आप लोग ये चीज बेहतर से पढ़ लेते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होगा। और प्रिपरेशन करना शुरू कर दें 9th 10th एंड 11th एंड 12th। आप लोगों का बोलिए कि घर में जो आपका लॉकडाउन है उसका सही इस्तेमाल करें, सेल्फ स्टडी पे ज्यादा फोकस करें, ये आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।